वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, डिवाइन फोर्स, पैट्रियार्कल मैट्रियार्कल थ्योरी। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न का उत्तर इतिहास की सहायता से मिलना कठिन है। गार्नर का कथन है, वे परिस्थितियां जिनमें आदिम मनुष्य ने सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना का प्रकाश देखा और ये किसी प्रकार की राजनीतिक संगठन के रूप में एकत्रित हुए, ऐसे तथ्य हैं जो पूर्णतः नहीं तो अधिकांशतः अस्पष्टता के कोहरे से ढके हैं। द circumstances under which primitive man first saw the light of political consciousness and came to associate themselves together under some from political organization are facts revealed largely, if not wholly, in the midst of obscurity। यही कारण है कि आज राज्य की उत्पत्ति के विषय में उचित ज्ञान हम इतिहास से नहीं जान सकते। इस विषय में जानने के लिए हमें कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। गिलक्रिस्ट के शब्दों के में हम जानने की कोशिश करते हैं उन परिस्थितियों के बारे में जो राजनीतिक चेतना के उदय को घेरे हुए है। इतिहास हमें कुछ नहीं बताता। जहाँ इतिहास असफल हो जाता है वहाँ हम कल्पना का सहारा लेते हैं। ऑफ द सर्कमस्टांसेज सराउंडिंग द dawn of consciousness we know little or nothing from history. Where history fails we resort to speculation। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत, दूसरा शक्ति सिद्धांत, तीसरा पैतृक सिद्धांत, चौथा है मात्रक सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत की उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित माना जाता है। ईश्वर राज्य में या तो स्वयं शासन करता है या किसी प्रतिनिधि को इस कार्य के लिए नियुक्त करता है जो ईश्वर की ओर से शासन करता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रत्येक परिस्थिति में राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का कर्तव्य होता है। यानी इसमें बताया गया है जैसे राजा ईश्वर द्वारा नियुक्त होता है और वो उसी के प्रति अकाउंटेबल होता है, ईश्वर के प्रति। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का विकास। इस सिद्धांत का मुख्य समर्थन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यहूदी धर्म के अनुसार राजा ईश्वर के द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा वही ईश्वर राजा की गद्दी से हटा सकता है, वही राजा को गद्दी से हटा सकता है। ब्लेंसली के कथन है, राजा ईश्वर की कृति है और पृथ्वी पर दैवी सरकार का प्रशासन है। द स्टेट इज इमीडिएट वर्क ऑफ द गॉड, द पावर्स दैट बी आर ऑब्टेन्ड बाय गॉड, हु सेवर रेजिस्ट द पावर रेसिस्ट द ऑर्डिनेंस ऑफ गॉड, एंड दैट दे रेजिस्ट shall receive themselves domination। दैवीय सिद्धांत का प्रमुख समर्थन इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने किया है। उसने कहा है अपनी पुस्तक लॉ फ्री मोनार्की में इस सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है। उनके अनुसार राजा अपनी शक्तियों और अधिकार ईश्वर से प्राप्त करता है, इसलिए वह अपने कार्यों के लिए प्रजा के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति ही अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी तब रहता है। जेम्स प्रथम ने स्वयं कहा, राजाओं को देवता कहना उचित है क्योंकि पृथ्वी पर उनकी और ईश्वरीय शक्ति इसमें समानता है। जिस प्रकार ईश्वर क्या कर सकता है इस प्रकार का विचार अनास्तिक व अधर्म है, उसी प्रकार राजा क्या कर सकता है इस पर विवाद अथवा यह कहना कि राजा अथवा यह कार्य नहीं कर सकता प्रजा के लिए धृष्टता व अवज्ञापूर्ण है। राजा भूमि पर ईश्वर की जीती जागती प्रतिमा है। इंग्लिश है इसकी, किंग्स आर जस्टली कॉल्ड गॉड्स एज दे exercise a manner of resemblance of divine power on earth, as it is a deems and blasphemy to dispute what God can do, as its presumptuous and high
contempt in a subject to dispute what a king and do, or to say that a king cannot do this, or that kings are breathing image of God upon earth। जहाँ दैवीय सिद्धांत को यूरोप में समर्थन मिला, वहीं भारत, अरब, चीन, जापान, मिस्र आदि देशों ने भी इस सिद्धांत को मान्यता दी। महाभारत के राज्य में दैवीय स्वरूप का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि राज्य का निर्माण इंद्र, वरुण व अग्नि आदि के अंश से मिलकर हुआ है। राजा देवता है, इंद्र है, शुक्र है, बृहस्पति है, सबका रास्ता दिखाने वाला पूजनीय है। यह स्पष्ट है कि दैवीय सिद्धांत को भारत में प्राथमिकता दी गई है। इस्लाम धर्म राज्य को ईश्वरीय संस्था मानता है। जापान में तो राज्य को सूर्य पुत्र समझा जाता है। राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, राजसत्ता ईश्वरीय देन है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, उत्तरदायी नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट है, राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राजा को ईश्वर ने नियुक्त किया है, इसलिए वह अपने कार्यों के लिए लोगों की अपेक्षा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, कानून से ऊपर। तीसरी स्टेटमेंट है, राजा कानून से ऊपर है। राजा स्वयं का कानून का सोर्स है, वह कानून राजा की देन है। राजा कानून के अधीन न होकर उससे ऊपर होता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, वंशानुगत। राजतंत्र वंशानुगत है। सम्राट का निर्वाचन जनता के द्वारा न होकर अपितु पैतृक होता था। दूसरे शब्दों में, पिता की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठता था। फिफ्थ स्टेटमेंट है, निरंकुश अधिकार। राजा का अधिकार निरंकुश है, वह प्रजा के ऊपर जीवन तथा मृत्यु का अधिकार रखता है। राजा या सम्राट मृत्युदंड तक दे सकता था। फिफ्थ के बाद है सिक्स्थ स्टेटमेंट है, पाप। सम्राट के आदेशों का उल्लंघन पाप है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का स्वरूप है, फलतः जनता को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। राजा की आज्ञा का विरोध करना व उल्लंघन करना उस समय महापाप माना जाता था। दैवीय सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई है, जिनमें से मुख्य पॉइंट इसमें नीचे लिखे गए हैं। पहली है, मानवीय संस्था। राज्य दैवीय संस्था न होकर मानवीय संस्था है। आधुनिक लेखक राज्य को दैवीय संस्था नहीं मानते। वास्तव में राज्य एक मानवीय संस्था है, जो मनुष्य प्राकृतिक भावनाओं तथा आवश्यकताओं पर आधारित है। अरस्तु का कहना है कि राज्य जीवन रक्षा के लिए बना है और जीवन को सुखी बनाने के लिए विद्यमान है। राज्य के कानून मनुष्य ही बनाते हैं और मनुष्यों पर ही कानूनों को लागू किया जाता है। गिलक्रिस्ट के शब्दों में यह धारणा है कि ईश्वर इस या उस मनुष्य का राजा बनाता है। अनुभव एवं साधारण ज्ञान के सर्वथा विरुद्ध है। टू से दैट गॉड सेलेक्ट्स दिस और दैट मैन एज ए रूल्स इज कॉन्ट्ररी टू एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस। दूसरी स्टेटमेंट है, अनैतिहासिक और अतार्किक। यह सिद्धांत अनैतिहासिक अथवा अतार्किक है। राज्य को दैवीय संस्था नहीं माना जा सकता, क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं देखा गया है कि राजा की नियुक्ति ईश्वर ने की हो। इतिहास में अनेक राजाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने प्रजा पर अमानवीय अत्याचार किए। एक निर्दयी राजा का अर्थ है कि या तो ईश्वर सर्वज्ञानी नहीं था अथवा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं था, क्योंकि सर्वज्ञानी ईश्वर निर्दयी राजा का चुनाव नहीं कर सकता। तीसरी स्टेटमेंट है, अवैज्ञानिक। डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध किया है कि विश्व में कोई भी वस्तु ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इस दृष्टि से दैवीय सिद्धांत पूर्णतः अवैज्ञानिक हो जाता है। फिगिस के शब्दों में, यह सिद्धांत केवल विश्वास के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है, तर्क के आधार पर नहीं। लोकतंत्र के विरुद्ध। यह सिद्धांत लोकतंत्र के विरुद्ध है। दैवीय सिद्धांत लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और उन्हें शासन में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता है, परंतु दैवीय सिद्धांत सभी नागरिकों को समान मान्यता न ही उन्हें समान पद देने के पक्ष में है। फिफ्थ स्टेटमेंट है, खतरनाक। दैवीय सिद्धांत खतरनाक सिद्धांत है। दैवीय सिद्धांत राजाओं को निरंकुश शक्तियां देता है। इसके अनुसार राजा की आज्ञा ही कानून है और मनुष्यों का कर्तव्य इस कानून का पालन करना है। राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राजा कितना भी अत्याचारी क्यों न हो, उसे हटाया नहीं जा सकता। सिक्स्थ स्टेटमेंट है, धार्मिक सिद्धांत राजनीतिक नहीं है। दैवीय सिद्धांत
दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मुख्यतः एक धार्मिक सिद्धांत है जिसका संबंध धर्म से है। यह राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या नहीं करता। धर्म में अंधविश्वास चल सकता है, राजनीति में नहीं। राजनीति में विवेक की आवश्यकता होती है। रिचर्ड हुकर के शब्दों में, धर्म का संबंध मनुष्य के विश्वास से होता है। राजनीतिक बातों के संबंध में मनुष्य को अपनी बुद्धि पर निर्भर रहना चाहिए, न कि विकास पर। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करने में पूर्णतः सफल नहीं हुए। दैवीय सिद्धांत का महत्व। दैवीय सिद्धांत वर्तमान राजनीतिक विचारों में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला है, लेकिन मानवीय इतिहास के प्रारंभिक काल में जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को धर्म से जोड़कर देखता है, तब यह सिद्धांत अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। उस समय इस सिद्धांत ने अराजकता को रोकने और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए सामान्य जनता में कानून और शासन के प्रति निष्ठा उत्पन्न की और लोगों को राजभक्ति व आज्ञा का पालन का पाठ पढ़ाया। गैटल के शब्दों में, जब लोग अपने ऊपर शासन करने में समर्थ नहीं होते, उस समय इस सिद्धांत ने उन्हें आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया था। शक्ति का सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं अपितु मानवीय संस्था है। राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है तथा इसकी उत्पत्ति शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति से हुई है। मानवीय विकास प्रारंभिक काल में जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके अन्य कमजोर व्यक्तियों को हराकर उनको अपने अधीन कर लेता था। इस प्रकार अनुयायियों की संख्या बढ़ाकर वह अपने कबीले का नेता बन जाता था और जब वह अपने कबीले की सहायता से अन्य कमजोर कबीलों को अपने अधीन करना प्रारंभ कर देता था। विजय तथा अधीनता की इस प्रक्रिया का अंत उस समय होता था जब विजय कबीले के पास अपना एक निश्चित प्रदेश हो जाता था, यानी कबीले कबीले मिलकर एक राज्य का निर्माण कर लेते थे। यहाँ से राज्य की उत्पत्ति हुई। लिकोक के शब्दों में, ऐतिहासिक दृष्टि से इसका यह अभिप्राय है कि सरकार आक्रमण का फल है। विद्वान जेंक्स के शब्दों में, ऐतिहासिक आधार पर यह सिद्ध करने में तनिक भी कठिनाई नहीं है कि आधुनिक राजनीतिक समस्याओं का मूल सफल युद्ध में है। Historical speaking, there is a not slightest difficulty in proving that all political community of the modern type own their existence to successfully warfare। विद्वान विड्रो विल्सन के शब्दों में, अपने अंतिम विश्लेषण में सरकार एक संगठित बल है। गवर्नमेंट इन इट्स एनालिसिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड फोर्स। लिकोक का कथन है कि ऐतिहासिक दृष्टि से इसका यह तात्पर्य है कि सरकार मानव आक्रमण का परिणाम है। राज्य का आरंभ मनुष्य द्वारा मनुष्य को पकड़ने तथा दास बनाने और कबीलों को शक्तिशाली कबीले के विकास से हुआ है। हिस्टोरिकल इट मीन्स गवर्नमेंट इज द आउटकम ऑफ ह्यूमन एग्रेशन दैट द बिगिनिंग्स ऑफ द स्टेट आर टू एबल टू बी साउट इन द कैप्चर एंड इंसल्वेमेंट ऑफ मैन बाय मैन इन द कंस्यूट एंड सबजुगेशन ऑफ फीबलर ट्राइब्स। वर्तमान समय में अनेक राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा शक्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। अराजकतावादी राज्य को शक्ति का प्रतीक मानकर राज्य को समाप्त करने का तर्क देते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिवादी भी राज्य को शक्ति पर आधारित होने का कारण एक आवश्यक बुराई मानते हैं। अराजकतावादी और व्यक्तिवादी ही नहीं अपितु साम्यवादी विचारकों का भी यही मत है कि राज्य एक शक्ति का मूलक संस्थान है। साम्यवाद के समर्थक लेनिन ने कहा है कि राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का एक साधन है जिसमें जनता के बहुमत पर शासन करते हैं। द स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट हु रूल्स ओवर द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जर्मन जर्नल वॉन बर्नहार्ड का मत है कि शक्ति सर्वोत्तम सत्य है और इस बात का निर्णय कि सत्य क्या है यह युद्ध के द्वारा होगा। युद्ध सच्चे निर्णय देता है क्योंकि इसमें निर्णय वास्तविकता पर आधारित होते हैं। माइट इज द सुप्रीम राइट एंड डिस्प्यूट एज टू व्हाट इज राइट इज डिसाइडेड बाय आर्बिट्रेशन ऑफ वॉर। वॉर गिव्स इज ए बायोलॉजिकल जस्ट डिसीजन सिंस इट्स डिसीजन रेस्ट ऑन द वेरी नेचर ऑफ थिंग्स। मुसोलिनी और हिटलर ने शक्ति की प्रशंसा की और शक्ति के आधार पर अपने क्षेत्र का विस्तार उचित बताया।
वर्तमान समय में शक्ति के सिद्धांत समर्थकों में ओपनहीमर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ओपनहीमर के अनुसार राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्ध के द्वारा हुआ है। चीन के माओ टी तुंग के अनुसार वे कहते हैं कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। शक्ति के सिद्धांत की आलोचना। सिले लिकोक व अन्य विद्वानों ने शक्ति के सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है। आधुनिक युग में शक्ति के सिद्धांत को तार्किक नहीं माना जाता है। पहली स्टेटमेंट है आलोचना की, केवल शक्ति नहीं। विद्वानों के अनुसार राज्य केवल शक्ति से नहीं उत्पन्न हुआ, उसमें रक्त संबंध, धर्म, आर्थिक सहयोग, राजनीतिक चेतना आदि भी शक्ति से कम महत्वपूर्ण नहीं है। लिकोक का मत है कि शक्ति सिद्धांत की भूल यह है कि राज्य के विकास में शक्ति को ही एकमात्र तत्व मान लेता है। सिले का मत है कि राज्य का जन्म शक्ति के द्वारा नहीं हुआ, यद्यपि उसके विकास में शक्ति के ने भाग लिया है। द emergence of the state was not due to force, although in the process of expansion force has undoubtedly played a part. सिद्धांत की आलोचना की दूसरी स्टेटमेंट है नैतिक संस्था। आधुनिक समय में राज्य को नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। बोदेन का कहना है शक्ति डाकुओं के गिरोह का संगठन कर सकती है, राज्य का नहीं। सुपीरियर फोर्स में मेक ए बैंड ऑफ रोबर्स बट नॉट ऑफ स्टेट। गिलक्रिस्ट के अनुसार शक्ति राज्य की कसौटी है, उसका सार नहीं। अगर शक्ति राज्य का सार बन जाए तो राज्य का अस्तित्व उसी समय तक रहता है जब तक शक्ति बनी रहती है। राज्य का स्थायी आधार नैतिक बल है। कोर्सिव पावर इज ए criterion of the state but not its essence. If it becomes the essence of the state, it can last so long as might can last. Indiscriminate use of force has been forerunner of all revolution. Moral source is the permanent foundation of the state. तीसरी आलोचना है जनता की इच्छा। यह ठीक है कि राज्य की सुरक्षा के लिए सेना और पुलिस की ज़रूरत होती है, लेकिन न तो शक्ति राज्य का आधार है और न ही राज्य को दृढ़ता दे सकती है। लोग राज्य की आज्ञा का पालन दंड के भय से कहीं अधिक स्वभाव व विवेक बुद्धि के आधार पर करते हैं। इस संबंध में टी.एच. ग्रीन का कहना यह पूरी तरह सही है। राज्य का आधार शक्ति नहीं, मानवीय इच्छा है। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। शक्ति के सिद्धांत की आलोचना की फोर्थ स्टेटमेंट है मानव चेतना। गिलक्रिस्ट और टी.एच. ग्रीन आदि विद्वानों का मत है कि सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का जन्म मानव चेतना के कारण हुआ है, न कि बल के कारण। गिलक्रिस्ट के अनुसार राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानव चेतना का परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मनुष्य द्वारा नैतिक उद्देश्य को समझ लेने के कारण हुई हैं। द स्टेट गवर्नमेंट एंड indeed all institutions are the result of man's conscious creations which have arisen from his appreciation of a normal end. इस तथ्य का समर्थन करते हुए ग्रीन ने कहा है मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं और अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस postulates liberty involves rights demand the state। अंतर्राष्ट्रीय के प्रतिकूल। शक्ति सिद्धांत का समर्थन हीगल व नीत्शे आदि ने केवल तानाशाही तथा राज्य की निरंकुशता का समर्थन ही नहीं किया, अपितु उन्होंने युद्धों की भी प्रशंसा की है, हीगल और नीत्शे ने। अतः यह सिद्धांत विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, युद्ध व हिंसा का समर्थन तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति, कानून व व्यवस्था का शत्रु है। 2 विश्व युद्धों द्वारा मानव जाति का कम विनाश नहीं हुआ और तीसरा विश्व युद्ध हुआ तब मानवता का अस्तित्व फिर से खतरे में पड़ जाएगा, खतरा पैदा हो जाएगा मानवता के लिए। विश्व शांति बनाए रखने के महत्व को मानते हुए टी.एच. ग्रीन का कथन है राज्य का निर्माण बल प्रयोग अथवा शक्ति के द्वारा न होकर बल या शक्ति के द्वारा होता है, जो लिखित अथवा अलिखित कानून के अनुसार आंतरिक और बाहरी मामलों में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है। शक्ति के सिद्धांत का निष्कर्ष है शक्ति का सिद्धांत की आलोचना के बावजूद
इस बात को स्वीकार करना होगा कि राज्य की उत्पत्ति और विकास में शक्ति अवश्य ही सहायक तत्व हो रही है। सीले और लिकोक आदि विद्वानों ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है। इसमें संदेह नहीं है कि प्रत्येक राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति आवश्यक है। किसी भी राज्य में असामाजिक तत्वों को राज्य की शक्ति के द्वारा नियंत्रित में रखा जाता है। हम बलंसली के कथन से सहमत हैं। उन्होंने कहा, बिना शक्ति के न तो कोई राज्य उत्पन्न होता है और न ही स्थायी रह सकता है। विदाउट फोर्स ए स्टेट कैन नाइदर come into begin nor continue force is required within as well as without। लेकिन फिर भी राज्य शक्ति का परिणाम न होकर मानवीय चेतना का परिणाम है। गिलक्रिस्ट का कथन है, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। द स्टेट गवर्नमेंट एंड indeed all institutions are the result of the man's conscious creation which have arisen from his appreciation of a moral end। पैतृक सिद्धांत। राज्य इतिहास की उपज है। यह मानवकृत व ईश्वरकृत नहीं है, अपितु धीरे धीरे निरंतर व कर्मिक विकास का परिणाम है। परिवार के विस्तार के क्रम से राज्य अस्तित्व में आया तथा परिवार में पिता का बच्चे पर नियंत्रण करना ही राज्य की उत्पत्ति का रूप है। इसी तथ्य पर पैतृक सिद्धांत आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन समय में समाज व्यक्तियों के समूह में न होकर परिवारों के समूह में था। प्राचीन समाज की इकाई परिवार था। इस प्रकार प्रारंभिक परिवारों में पिता की प्रधानता होती थी। अरस्तु का कथन है, पहले परिवार बनता है जब कई परिवार जुड़ते हैं और इस सम्मिलन का उद्देश्य नित्य की आवश्यकताओं से अधिक होता है तो ग्राम की उत्पत्ति होती है। जब कई ग्राम मिलकर एक बड़े और लगभग पूर्णतः आत्मनिर्भर समाज में संयुक्त हो जाते हैं तो फिर राज्य का उदय होता है। द फैमिली arises first when several families are united and the association aims at something more than supply of daily needs, then comes into existence the village when several villages are united in a single community perfect and large enough to be nearly for quite self-sufficing, the states comes into existence। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले परिवार बने, परिवार से ग्राम और ग्राम मिलकर राज्य की उत्पत्ति हुई। लेखक के अनुसार पहली गृहस्थी, फिर एक पितृ प्रधान परिवार, फिर एक समान नस्ल व्यक्तियों की जाति और अंत में एक राष्ट्र सामाजिक कड़ी का निर्माण इसी आधार पर हुआ है। हेनरी मैन के अनुसार परिवार एक ऐसा प्रारंभिक समुदाय होता है जो बड़े पुरुष की सामान्य अधीनता से जुड़ा होता है। परिवारों के योग से कुल या गोत्र बनता है। कुलों के मेल से कबीला या जाति बनती है। जातियों के योग से एक राज्य का निर्माण होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। पैतृक परिवार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है परिवार का विस्तृत रूप। अरस्तु के अनुसार परिवार राज्य का बड़ा आकार है। इस तथ्य का समर्थन करते हुए हेनरी मैन ने कहा, प्रारंभिक इकाई एक ऐसा परिवार है जो बड़े पुरुष पूर्वज के सामान्य शासन से बंधा हुआ है। कई परिवारों को मिलकर एक वंश या कुटुंब बनता है। वंशों से मिलकर एक कबीला बनता है और कई कबीले मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। स्थायी विवाह। इस सिद्धांत के समर्थन के अनुसार प्रारंभ से ही स्थायी विवाह की प्रथा प्रचलित थी तथा मनुष्य परिवारों में रहते थे। वंशानुगत। पैतृक सिद्धांत वंशानुगत है तथा पिता के नाम पर ही परिवार चलते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात सबसे बड़े पुत्र को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते थे। पैतृक सिद्धांत की आलोचना। पैतृक सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। अनैतिहासिक मैकलेन, मॉर्गन, जेंक्स आदि विद्वानों का कहना है कि पैतृक सिद्धांत का समर्थन इतिहास नहीं करता क्योंकि उस काल में एक स्त्री कई पुरुषों से संपर्क स्थापित करती थी। विकास की प्रक्रिया जटिल। गिलक्रिस्ट का कहना है कि राज्य की विकास की प्रक्रिया सरल न होकर बहुत जटिल है। उनके शब्दों में पैतृक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सबसे अधिक सरल व्याख्या है किंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यह सरलता भी है। बहुपतित्व की प्रथा। जेंक्स का कहना है कि जब आदिम युग में स्थायी विवाह संबंध नहीं होते थे तब समाज में बहुपतित्व
की प्रथा रही होगी। अतः रक्त संबंध और पिता से निर्धारित नहीं किए जा सकते थे। उस हालत में उसकी जानकारी माता से ही ली जा सकती थी और उस समय वंश माता से ही चला करते थे। निष्कर्ष यह ठीक है कि पैतृक सिद्धांत के अनेक दोष हो सकते हैं और इसलिए यह राज्य की उत्पत्ति में सही सिद्धांत नहीं माना जाता। फिर भी पैतृक सिद्धांत एक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध के योगदान के महत्व को स्पष्ट किया गया है। मातृक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की सबसे प्राचीन इकाई पैतृक परिवार न होकर मातृक परिवार थी। मनुष्य को सबसे पहले संगठन या झुंड में रहता था, जो बंदर आदि जीवों में आज भी पाया जाता है। स्त्री तथा पुरुष विवाह के द्वारा स्थायी संबंध में नहीं बंधे रहते थे। प्रारंभिक समाज में एक स्त्री कई पतियों के होने की रीति प्रचलित थी। एक स्त्री के कई पति होने की रीति प्रचलित थी। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली संतान को केवल माता का ही ज्ञान होता था, पिता का नहीं होता था। संतान संपत्ति और परिवार की शक्ति माता का अधिकार होता था, यानी संपत्ति और अधिकार परिवार माता का अधिकार होता था और उत्तराधिकार ही माता के इनाम से जाना जाता था। इसकी मुख्य विशेषताएं। मातृक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अस्थायी विवाह प्रथा। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार प्राचीन काल में विवाह प्रथा अस्थायी थी। स्त्री पुरुष संबंध थोड़े समय के लिए होते थे। संतान का लालन पोषण माता के परिवार के द्वारा किया जाता था, क्योंकि पिता के संबंध की उस समय जानकारी नहीं होती थी। मातृ सत्ता। मातृ प्रधान परिवारों की मुखिया स्त्री होती थी तथा परिवार की संपत्ति भी माता के नाम पर होती थी। स्त्री परिवार का आधार। प्राचीन समय में विवाह संबंध अस्थायी होने के कारण संतान केवल माता को ही जानती थी, पिता को नहीं जानती थी। फलस्वरूप परिवार माता के नाम से जाने जाते थे और वंश माता के नाम से चलते थे। उत्तराधिकार संबंधी नियम मातृ सत्तात्मक थे। आलोचना। मातृक सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित है। अनैतिहासिक। इतिहास के आधार पर यह सिद्ध करना कठिन है कि आदिम युग में मातृक परिवार रहे होंगे। इस संबंध में लिकोक का कथन है, प्राचीनतम परिवार या समुदाय किसी भी निश्चित स्वरूप पर बल नहीं दिया जा सकता। कई परिवार मातृ प्रधान थे, कई परिवार पितृ प्रधान रहे होंगे। इनमें से किसी एक का स्थान दूसरे ले सकता था। राज्य व परिवार में भेद। गार्नर के अनुसार सारा संगठन उद्देश्य और प्रयोजन के आधार पर परिवार और राज्य दोनों एक दूसरे से भिन्न थे। अतः यह मानना तर्कसंगत नहीं है कि एक के विकास में दूसरे का जन्म हुआ होगा या दोनों का आपस में संबंध रहा होगा। निष्कर्ष। इस अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पैतृक सिद्धांत की तरह राज्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में मातृक सिद्धांत को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। फिर भी राज्य की उत्पत्ति और विकास में रक्त संबंध की भी उल्लेखनीय भूमिका रही है। हम मकाइवर के शब्दों में कह सकते हैं कि रक्त संबंध समाज की सृष्टि करता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।